गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग एक नया श्रृंखला लेके आए हैं। 100 डेज ITI MCQ चैलेंज। ठीक है, अगर ये 100 दिन अगर आप मेरे साथ बने रहे और ये 100 दिन में हम लोग बहुत माने MCQ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। आपका कॉन्सेप्चुअल जो एबिलिटी है, आपका जो समझ है, ठीक है, इस MCQ का डिस्कशन से ये समझ बहुत बढ़ जाएगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्रैक करना, उस ड्रीम जॉब को पाना, आपका जो सपना है उस ड्रीम जॉब को पाना, वो सपना हकीकत बन जाएगा। कोई भी सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था, सपना वो नहीं जो हम लोग सो के देखते हैं, सपना वो होता है जो हमको सोने नहीं देते हैं। आप रियली अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और किसी बड़े कंपनी में इंटरव्यू को क्रैक करके ज़्यादा सैलरी का जॉब पाना चाहते हैं, तो ये 100 डेज़ का जो MCQ चैलेंज है, ठीक है, इसमें मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट कैसा होता है। ठीक है, आपकी दोस्त लोगों में आप अगर ITI पढ़ते हैं तो आपकी टीचर के सामने आपका जो प्रेजेंस है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। मेरा 20 साल की एक्सपीरियंस है, तो ये 20 साल की निचोड़ जो है एक छोटा वीडियो के रूप में नहीं, लगातार 100 दिन मैं आपके साथ बने रहेंगे। और आप अगर मैकेनिकल ट्रेड से हैं, आपका ट्रेड थ्योरी का जो समझ है, ठीक है, उसको एक अलग दिशा पे लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप मेरा साथ दें तो मेरे अंदर में एबिलिटी है आपके सपने को साकार करने का। अभी आप अपने ड्रीम को कितना सीरियसली लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्टरी क्लास में, ठीक है, हम लोग ओनली 25 क्वेश्चन करेंगे और आगे चल के हम अगर हो सके तो इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक सवाल के प्रति, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समय देंगे, उस सवाल को समझेंगे और उसका इर्द गिर्द जो डेटा है उसके आसपास, उस सवाल की आसपास जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे, ठीक है, समझते चलेंगे। मेरा वीडियो का विजुअल्स थोड़ा ख़राब है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता और एडिट के बाद एडिट करने में जो समय व्यय होता है, मेहनत व्यय होता है, वो मैं फालतू का करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूँ और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड थ्योरी को समझा पाऊँ, ताकि आपको चीज़ों को रट्टा ना मारना पड़े। देखिए, मैंने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और मेरा जो लर्निंग का श्रृंखला है बिल्कुल आपकी तरह ही है। मैंने, ठीक है, पहले, ठीक है, ITI किया, फिर जॉब किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर CITS किया और पिछले कुछ सालों से 12-14 साल से मैं मतलब आप लोगों को के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ITI CITS की ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट भी उस प्रकार से बिल्डिंग हो और आप अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा भाषणबाजी करते नहीं करते हुए हम अभी आते हैं क्वेश्चन में। कि बोल रहे हैं, द क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर
द एक्सटर्नल डायमेंशंस एक्यूरेटली। कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होता है एक्सटर्नल डायमेंशन को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है स्टील रूल, वार्नियर कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर से तो मेज़रमेंट होता नहीं है क्योंकि उसमें कोई ग्रेजुएशन है ही नहीं। ठीक है, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है? 0.5 mm। और आगे डिवाइडर किसके साथ इस्तेमाल होता है? स्टील रूल के साथ इस्तेमाल होता है। तो डिवाइडर का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो 0.05 ही होगा। तो और वार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है बताओ? 0.02 mm, यानी 20 माइक्रन। तो ये चारों में से बोल रहा है कि एक्यूरेटली, तो सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है बाबू? वार्नियर कैलिपर का है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वार्नियर कैलिपर हो जाएगा। ठीक है, तो ना समझ में आया? कोई डाउट? अगर डाउट कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, मैं आपका आंसर माने सवालों का ज़रूर जवाब देंगे, गारंटी के साथ। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टैंडर्ड मेट्रिक वार्नियर कैलिपर। देखो, तो पिछले सवाल में हम लोग इसका आंसर देख लिए हैं ना, समझ लिए हैं। मेट्रिक वार्नियर कैलिपर का कितना होता है लिस्ट काउंट? 0.02 mm। अगर ये इंच वार्नियर कैलिपर बोलता तो कितना होता? 0.001 mm। 0.02 mm इसको कभी कभी 20 माइक्रन भी बोलता है। आप लोग जब काम कीजिएगा तो इसको, ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा बोलने का लैंग्वेज में कि वार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm। आप बोलिएगा वार्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 20 माइक्रन। 0.02 और 20 माइक्रन सेम होता है। ठीक है ना, मैंने कि तो जैसे, ठीक है, बचपन में अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आपने पिताजी को क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? माने पापा बोलते हैं या डैडी बोलते हैं? तो ठीक है, डैडी बोलना थोड़ा, डैड बोलना, डैडा बोलना थोड़ा आजकल के ज़माने में स्मार्ट तरीका है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, वार्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm नहीं बोलना है, बोलना क्या है? 20 माइक्रन बोलना है। Which file यूज फॉर फिनिशिंग वर्क? ठीक है, तो फिनिशिंग वर्क के लिए कौन सा फाइल इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, रैप फाइल, बास्टर्ड फाइल, स्मूथ फाइल एंड रैप्स कट फाइल। रैप्स एक काट है, ये ग्रेड तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? माने तो फिनिशिंग के लिए हो जाएगा स्मूथ फाइल। अगर क्लोज टॉलरेंस में ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो सेकेंड कट फाइल होता है। बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, बास्टर्ड फाइल। और सॉफ्ट मटेरियल में ज़्यादा रिमूव करना है तो रफ फाइल। ठीक है, तो फाइल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो आप अगर माने मशीनिस्ट का है तो भी पढ़िएगा, और आप अगर फिटर के हैं तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिटर का मेन काम ही है फाइलिंग करना। तो फाइल के बारे में नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए सेंटर पंच। सेंटर पंच कहाँ इस्तेमाल होता है? ड्रिल करने से पहले ड्रिल पॉइंट को बैठाने के लिए जो पंच किया जाता है दैट इज सेंटर पंच।
तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या पंच होता है, सेंटर पंच होता है, डॉट पंच होता है और प्रिक पंच होता है। तो सेंटर पंच का 90 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री और प्रिक पंच का 30 डिग्री। कभी कभी इसको घुमा के डॉट पंच और प्रिक पंच को बोलता है 60 डिग्री प्रिक पंच और 30 डिग्री प्रिक पंच। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होने का, सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, यूज फॉर विटनेस मार्किंग। हम लोग जब मार्किंग करने के बाद जो पंचिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विटनेस मार्किंग। और प्रिक पंच कहाँ इस्तेमाल होता है, हाँ, डिवाइडर का पॉइंट जो है बैठाने के लिए प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। Which material is commonly used for making लेथ कटिंग टूल। तो लेथ कटिंग टूल देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का तो जॉब बनता है, माइल्ड स्टील का होगा नहीं। ठीक है, कॉपर, कॉपर का तो तार बनता है, तो माने कॉपर का कटिंग टूल थोड़ी ना बनता है। हाँ, ईडीएम में, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कॉपर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होगा। बोला है लेथ कटिंग टूल, आपको तो बोला नहीं है ईडीएम की कटिंग टूल, बोला है लेथ कटिंग टूल। ब्रास का भी नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई स्पीड स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील। तो लेथ कटिंग टूल जनरली दो तीन मटेरियल की बनता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और माने कार्बाइड टिप टूल भी बनता है, बट पूरा लेथ कटिंग टूल नहीं बनता है। सैंग के ऊपर कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग करके बैठाया जाता है, उससे काटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HSS टूल। अच्छा, HSS से और एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, क्या है, तो HSS का कॉम्पोजिशन बताओ। ठीक है, तो HSS का कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, 1841। ठीक है, 18% टंगस्टेन, 4% क्रोमियम एंड 1% वैनाडियम। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट सवालों पे। व्हिच मशीन ऑपरेशन प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, कौन सा मशीन ऑपरेशन फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता है, टर्निंग, फेसिंग, नार्लिंग एंड थ्रेडिंग। टर्निंग सिलेंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करता है, नार्लिंग जो है खुरदुरा सरफेस प्रोड्यूस करता है, रफ सरफेस में ग्रिपिंग अच्छा हो, इसलिए हम तो नार्लिंग करते हैं ना। थ्रेड किसको बोलते हैं, द हेलिकल ग्रुप ऑन ए सिलेंड्रिकल जॉब। तो हेलिकल ग्रुप जहाँ पे होगा, जहाँ पे रीब रहेगा, वो क्या फ्लैट सरफेस होगा, नहीं होगा। बचा क्या, फेसिंग। ठीक है, तो फेसिंग क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब का सामने वाला पोर्शन, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस के 90 डिग्री में, तो क्या है वो फ्लैट सरफेस ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, फेसिंग इज द आंसर। ठीक है, तो अगर मज़ा आ रहा है ना, हाँ, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तभी याद रहेगा। बोरिंग तरीके से पढ़ाई करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेरा चैनल का जो मोटो है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो अभी तक पढ़ा नहीं है पढ़ लेना। ठीक है, हमको आगे भी जाना है, टॉप भी करना है और साथ में मज़ा भी करना है। ठीक है, एकदम धांसू तरीका से पढ़ेंगे और धांसू तरीके से मज़ा करेंगे। विच एंगल हेल्प्स द चिप्स फ्लो इजीली। कौन सा एंगल चिप्स फ्लो को इजीली करता है, जहाँ पे भी चिप्स फ्लो की बात आएगा ना, तो वहाँ पे आंख बंद करके रेक एंगल करना, क्योंकि रेक एंगल का काम ही है कि चिप्स फ्लो कराना। ठीक है, क्लियरेंस एंगल का काम है
कि भाई राबिंग ना होने देना, फ्लैंग जॉब के साथ टकराए नहीं, घिसे नहीं, ठीक है, दैट इज द क्लियरेंस एंगल। और रेक एंगल क्या करेगा, चिप्स फ्लो कराएगा। तो क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल हो गया, और एक एंगल होता है कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड फ्रंट कटिंग एज एंगल। कटिंग एंगल क्या करेगा, काटेगा, एक एंगल काटेगा, एक एंगल घिसने से बचाएगा और एक एंगल चीज फ्लो करेगा। तो टोटल तो 7 एलिमेंट्स हो गया, दो दो करके हैं। दो तो रेक एंगल, दो तो क्लियरेंस एंगल, दो तो कटिंग एज एंगल, और सामने है नाक, नोज रेडियस। भाई आदमी का सामने क्या हिस्सा रहता है, नाक रहता है, ठीक है। चेहरे पे कौन सा हिस्सा आगे रहता है, नाक रहता है। तो ऐसे किसी का पतला नाक होता है, किसी का भौंता नाक होता है। तो टूल टूल में भी माने किसी का नोज रेडियस बड़ा होता है, किसी का नोज रेडियस छोटा होता है। तो नोज रेडियस बड़ा होगा तो स्मूथ सरफेस बनाएगा, ठीक है। चलो ज़्यादा मज़ा नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेक एंगल। व्हिच चक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेद, लेद में कौन सा चक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चक बोला है तो माने फेस प्लेट तो चक तो है ही नहीं, ठीक है। तो 3 जो सेल्फ सेंटरिंग चक, 4 जो इंडिपेंडेंट चक और कॉलेट चक। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 3 जो भी हो सकता है, 4 जो भी हो सकते हैं। देखते हैं हमारा एआई साहब क्या बोल रहा है। हाँ, 3 जो सेल्फ सेंटरिंग चक। अभी एक तो नए नए बच्चा जब आईटीआई में आता है काम करने के लिए, वो बोलता है सर हमको 3 जो चक में काम करना है, क्योंकि भाई 4 जो चक में काम करने जाएंगे तो भाई उसको सेंटरिंग करना होगा। तो अगर आईटीआई में 3-4 लेद मशीन है तो बच्चों में लड़ाई हो जाता है कि भाई हम कौन सा मशीन में करेगा, सारा जो है 3 जो चक में करने के लिए मरते हैं। बट अगर स्क्वायर जॉब दे देना तो फिर 3 जो चक में तो होगा नहीं, है ना। तो वहाँ पे तो 4 जो चक में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि लेद हो मोस्टली जो काम होता है वो सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर ही होता है। तो मोस्टली इस्तेमाल जो होता है 3 जो सेल्फ सेंटरिंग चाक होता है, ठीक है। और एक चाक होता है जिसको बोलता है कॉम्बिनेशन चाक, ठीक है। कॉम्बिनेशन चक में और मज़ा है, ठीक है। वो 3 जो चक की तरह भी काम करता है और 4 जो चक की तरह काम करता है, मतलब वो सेल्फ सेंटरिंग भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन चक, ठीक है। जनरली चाक तो 4-5 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 जो सेल्फ सेंटरिंग चक, 4 जो इंडिपेंडेंट चक, कॉलेट चक, आई तो मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक, ठीक है, ठीक है। तो जो लेद का चैप्टर है, ये जो लेद, ठीक है, एसेसरीज है, इसमें जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना बुक में, आपका निमी का जो बुक फॉलो करोगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को दागी लगा लेना। मैं और एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप ना बुक को हमेशा गंदा करके पढ़ना, मतलब उसमें दागी लगाना, नोट लिखना। आपका बुक है, आप जो मर्जी करना, ठीक है। तो फिर क्या है, आपको ठीक है एग्ज़ाम के पहले आपको ये माने तो एमसीक्यू करने के साथ साथ अपना निमी का जो बुक है उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से दागी लगा लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो व्हिच प्रोसेस इंक्रीजेस द हार्डनेस ऑफ द स्टील, तो कौन सा प्रोसेस जो है हार्डनेस को बढ़ाता है। तो ठीक है, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ठीक है। एनेलिंग क्या करता है, एनेलिंग डक्टिलिटी बढ़ाता है। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी वो गुण है जो मेटल को खींच के तार बनाता है, उसको बोलता है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मन एनेलिंग करने से क्या होता है, डक्टिलिटी बढ़ता है। नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग से इंटरनल स्ट्रेस रिलीज होता है, नॉर्मलाइजिंग का मुख्य काम। तो हार्डनिंग का काम क्या है,
वो हार्डनेस को बढ़ाता है, और टेम्परिंग का काम क्या है, वो टफनेस को बढ़ाता है। मतलब उसको शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टेम्परिंग से आता है, और शॉक लेना इस प्रॉपर्टी को टफनेस बोलता है। तो हार्डनिंग से हार्डनेस बढ़ेगा। टेम्परिंग इज डन आफ्टर हार्डनिंग टू। बोल, टेम्परिंग को हमेशा हार्डनिंग के बाद किया जाता है, ठीक है। हार्डनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय टेम्परिंग। ये वो दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, ठीक है। हार्डनिंग जहाँ जाएगा उसके साथ साथ टेम्परिंग को लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलो हम मेरा ये में हीट ट्रीटमेंट का एक प्लेलिस्ट है, देखना, उसमें हीट ट्रीटमेंट का बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ है, ठीक है। उसको देख लेना, गप्पे की तरह सुन लेना, बहुत मज़ा आएगा और कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बड़े बड़े इंजीनियर साहबों को दिक्कत होता है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, डिग्री वाले कैंडिडेट को ये वाला टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। और हमने, ठीक है, तो ना एएमआई कुछ दिन पढ़ा है मैंने। एएमआई का फर्स्ट टॉप पार्ट ए में है ना, मतलब मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट होता था। तो मैंने जिस गुरुजी के पास पढ़े थे, बहुत बढ़िया गुरुजी था, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया था हम लोग को, एकदम पानी की तरह इजी करा दिया है। तो ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे, अगर बाद में समय मिलेगा तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाएंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो चारों का काम मैंने बता दिया। तो सॉरी, वो तो पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसमें क्या है, टेम्परिंग इज डन आफ्टर हार्डनिंग टू। टेम्परिंग क्यों किया जाता है, तो चारों ऑप्शन को थोड़ा टटोल लेते हैं, है ना। एमसीक्यू करने का तरीका शुरुआत में यही है कि चारों ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परिंग से ब्रिटलनेस बढ़ता है क्या, इंक्रीज ब्रिटलनेस। भाई ब्रिटलनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हार्डनेस। हार्डनेस बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा। टेम्परिंग करेंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो ये तो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस ब्रिटलनेस, ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं। मेल स्टील माने तो टेम्परिंग से बिगड़ जाता है क्या, मेल्टिंग हो जाता है टेम्परिंग से, नहीं ना, तो ये भी गया। तो इंक्रीज साइज, टेम्परिंग से साइज बढ़ता है क्या, नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, डिस्टॉर्शन होता है, मानते हैं कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मगर साइज तो नहीं बढ़ता है, तो ये भी गया। तो बचा कौन, बचा वही रिड्यूस ब्रिटलनेस, ठीक है। टेम्परिंग किस लिए करते हैं, रिड्यूस ब्रिटलनेस। Which instrument checks the squareness of a job? कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्क्वायरनेस ऑफ ए जॉब, एक जॉब का स्क्वायरनेस को चेक करता है, ठीक है। स्क्वायरनेस 5 से होता है क्या, स्क्वायरनेस से 5 से तो विथनेस मार्किंग होता है, ड्रिल करने से पहले पॉइंट लगाते हैं, वो तो गया, नहीं होगा। स्क्राइबर, स्क्राइबर से तो दागी खींचते हैं। आगे कहता है डिवाइडर, डिवाइडर से तो सर्कल बनाते हैं, ठीक है। बचा कौन, ट्राई स्क्वायर। तो स्क्वायरनेस मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री किससे मापते हैं, ट्राई स्क्वायर से मापते हैं। Which tool is used to mark lines on a metal? कौन सा टूल मार्क लाइन ऑन ए मेटल, मतलब मेटल के ऊपर मार्क करने में काम आता है। चीजेल, स्क्राइबर, हैमर, फाइल। भाई तो पिछले में ही तो डिस्कस कर लिया है, दागी किससे लगाते हैं, स्क्राइबर। What is the standard angle of a twist drill for general purpose drilling? ये तो बच्चों की पता है, ठीक है।
118 डिग्री। अगर कभी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा आपके साथ ना, हाँ तो ठीक है, लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे। ऐसे ड्यूटी से आने के बाद रात को शुरू करेंगे, ठीक है। तो ना 10 बजे के आसपास शुरू करेंगे, बढ़िया आप लोगों के साथ एक घंटा करके बिताएंगे, ठीक है। और आपको 1 साल के अंदर पूरा तैयार कर देंगे, एकदम स्टील की तरह, टफ एंड हार्ड एंड स्टील की तरह बना देंगे, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल जनरल पर्पस? 118 डिग्री। व्हिच ऑपरेशन enlarges an existing hole accuracy? Which operation enlarges the existing hole accurately? मतलब जो एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज करता है, बढ़ाता है, कौन सा ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनलार्जिंग द प्रीवियस ड्रिल होल इज कॉल्ड बोरिंग, सॉरी, एनलार्जिंग, ठीक है। बोरिंग तो है, बट देखो इस प्रकार से गड़बड़ हो रहा है। एक्यूरेटली बोला है तो एक्यूरेटली एनलार्ज करेंगे तो रिमिंग होगा। देखा कैसे केयरलेस मिस्टेक हो जाता है। तो आपको, ठीक है, इसीलिए आपको 100 में 100 नहीं मिलेगा। आप आगे गलती करके आएंगे, मैं भी गलती करने बैठ रहे थे, बाल बाल बच गए, ठीक है। तो रिमिंग इज द आंसर। और क्या होगा? एनलार्जिंग द प्रीवियस ड्रिल होल टू ए सर्टेन डेप्थ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? काउंटर बोरिंग हो जाएगा। विच टैप इज यूज फास्ट वाइल हैंड टैपिंग? हैंड टैपिंग जब करने जाएंगे तो कौन सा टैप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो 3 टैप होता है एक टैप सेट में, ठीक है। प्लग टैप, बॉटमिंग टैप, टेपर टैप। मशीन टैप तो अलग ही चीज़ है। तो फास्ट कौन सा जाएगा? टेपर टैप जाएगा। फिर प्लग टैप और बॉटमिंग टैप एक ही चीज़ को बोलता है। और जो बीच वाला सेकेंड जो टैप है उसको इंटरमीडिएट टैप बोलता है, ठीक है। टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, और थर्ड में जो लास्ट में चलेगा उसका 2 नाम है, प्लग टैप और बॉटमिंग टैप। जो बंद करता है उसको प्लग बोलता है और जो नीचे जाता है उसको बॉटमिंग टैप बोलता है, ठीक है। नाम अलग अलग है, चीज़ें एक ही है। व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर इंटरनल डायमीटर? तो इंटरनल डायमीटर को कौन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापता है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये तो एक्सटर्नल मापेगा, ठीक है। तो इनसाइड कैलिपर, ये अंदर का मापेगा। देखते हैं और कोई ऑप्शन। स्टील रूल इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा, उतना एक्यूरेसी से नहीं करेगा, ठीक है। ट्राई स्क्वायर, ये तो स्क्वायरनेस चेक करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनसाइड कैलिपर, ठीक है। स्टील रूल से थोड़ा दिक्कत होता है, अगर बार्स रहेगा तो दिखेगा नहीं। दी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का एक यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो वर्क यानी तो कार्य का होता है जूल, फोर्स का न्यूटन, पावर का होता है वाट, और प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। पावर इज मेजर्ड इन, पावर किससे मापा जाता है? अभी तो बोला, पावर इज मेजर्ड इन वर्क पावर एनर्जी। वर्क का
और एनर्जी का यूनिट सेम है, ठीक है। तो और पावर मापा जाता है वाट से, माने कितने न्यूटन की इसका इकाई, बोलो। तो न्यूटन की इसका इकाई, वजन का इकाई, बल का इकाई, ठीक है। जूल की इसका वर्क का, माने एनर्जी का भी जूल है, वाट है पावर का, पास्कल है प्रेशर का। which ट्रांसमिशन गिव्स ए पॉजिटिव ड्राइव, तो कौन सा ट्रांसमिशन पॉजिटिव ड्राइव देता है, मतलब जो स्लीप नहीं करता। बेल ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, फ्रिक्शन ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चेन ड्राइव, क्योंकि बेल ड्राइव, रोप ड्राइव और फ्रिक्शन ड्राइव जो है ये स्लीप करता है, चेन घाट में बैठ जाता है, स्लीप नहीं करता, तो ये पॉजिटिव ड्राइव देता है। Which gear transmit the motion between parallel shaft, तो पैरेलल शेफ्ट के बीच में कौन मोशन को ट्रांसमिट करता है, बिवेल गियर, वर्म गियर, स्पार गियर, हेलिकल गियर, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल कौन रहता है, स्पार गियर रहता है। बिवेल गियर भी एंगल में रहता है, हेलिकल वर्म भी एंगल में होता है, और बोले तो उसका डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। तो स्पार गियर जो है पैरेलल शेफ्ट के बीच में करता है। Which lubricant is generally used for machine slideways, तो स्लाइडवेज में कौन सा लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइडवे ऑयल होता है, सार्वो वे। तो आप लोगों को कभी सार्वो सिस्टम पढ़ाएंगे, तो वही सार्वो सिस्टम माने सार्वो सिस्टम का जो ऑयल है, माने कि आपका कूलेंट एंड लुब्रिकेशन चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वो वे ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड वेज लिखा हुआ है, तो वेज में वेज जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्लाइड वे ऑयल। पीपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको नहीं भूलना है, पीपी को भूल जाएगा तो भाई ठीक है एक्सीडेंट कर लेगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, तो इलेक्ट्रिकल फायर है CA2, ठीक है। आपको कभी फायर एक्सटिंग्विशर भी पढ़ रहेंगे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E फायर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल पूछता है, तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। What does the CNC stands for? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। देखो कहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आज का फाइनल क्वेश्चन है, Which machine is mainly used for producing flat surface? फ्लैट सरफेस कौन बनाता है, लेथ मशीन जो है सिलेंड्रिकल सरफेस बनाता है, ड्रिलिंग मशीन भी सिलेंड्रिकल होल बनाता है, ग्राइंडिंग मशीन फ्लैट सरफेस भी बना सकता है और सिलेंड्रिकल सरफेस भी बना सकता है, बट सेपर एकलौता मशीन है जो ओनली फ्लैट सरफेस बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेपर मशीन, ठीक है। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी जो जो अभी तक टिके हैं उसको कुछ गुरु ज्ञान देना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, और ITI करके बढ़िया जॉब लेना दुनिया की सबसे इजीएस्ट काम है, ठीक है। जो व्यक्ति नॉन टेक्निकल पढ़ रहा है, CGL, CHSL, MTS एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका कंपटीशन PhD वालों से भी है और अपना 10th पास वालों का भी है, तो कंपटीशन में बहुत लफड़ा है। एक ITI ऐसा जगह है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चरल तरीके से मेरे साथ
अगर तैयारी करेंगे बहुत आसानी से आप कुछ ही दिनों के अंदर में काबिल बन जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखने का ज़रूरत है, और जितना टाइम आप इधर उधर के वीडियो देखते हो, रील्स देखते हो, उतना टाइम आप ऐसे लर्निंग वीडियो देखने में बिताओगे तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा, एडुकेशन भी होगा। इसको बोलता है एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्लस एडुकेशन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ठीक है दबा दीजिएगा। और लाइक्स तो एक बनता ही है, लाइक्स कीजिएगा। और आपको कुछ अगर सवालें हैं, आप कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसको लिख के कमेंट में डालिए, हम आपका कमेंट का ध्यान रखेंगे, उसका इज्जत करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।